नमस्कार, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मेरी आवाज आप सब लोगों तक भी आ रही होगी। होपफुली अभी तक जितने लेक्चर्स लिए गए हैं, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम के हों या फिर आपने देखे हों मॉनेटरी पॉलिसी के, वो सारे लेक्चर्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, किस प्रकार से ये बैंकों को परेशान करते हैं, इन सभी एस्पेक्ट्स पर आज हमारा डिस्कशन होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हेडिंग डालिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हिंदी में इसे गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति कहा जाता है। गैर निष्पादनकारी निष्पादनकारी परिसंपत्ति कहा जाता है। और ये कैसे काम करता है और इसका बैंक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीजें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, जब कभी भी कोई भी बैंक किसी को लोन देती है, ठीक है, एक बैंक है और बैंक पब्लिक को यहां पर लोन देती है। इसको लोन दे रही है पब्लिक को। तो पब्लिक को जब बैंक लोन देगी, यानी कि उसको ऋण देगी, तो ये ऋण के बदले जो है पब्लिक बैंक को क्या देगा? पब्लिक बैंक को इंटरेस्ट, यानी कि वो ब्याज चुकाएंगे, और समय अवधि पूरी होने पर वो इसका मूलधन, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा, वो वापस करने के साथ साथ प्रिंसिपल मूलधन भी वापस करेंगे। अगर सब कुछ टाइमली हो रहा है तो ऐसी चीजों को हम लोग एसेट कहते हैं, परिसंपत्ति कहते हैं। ठीक है, ये एसेट है फॉर बैंक। किसके लिए ये एसेट है? बैंकों के लिए इसे अपन एसेट कहेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसे हम बैंकों के लिए क्या कहेंगे? एसेट कहेंगे, परिसंपत्तियां कहेंगे, पहली चीज। ठीक है, लेकिन जब कभी भी आपको कोई कहता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है या गैर निष्पादित कारी परिसंपत्ति है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब है कि जब कोई बैंक पब्लिक को ऋण देती है, पब्लिक को अगर उसने पैसा दिया है, ठीक है, तो पब्लिक को जब वो लोन दे रहे हैं या ऋण दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक को ऋण दे रहे हैं या लोन दे रहे हैं, तो फिर उसके बदले यहां पर इंटरेस्ट या जो भी ब्याज है वो इनको पे करना चाहिए। और टाइम टू टाइम जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि जो इसका मूलधन है, वो भी इन्हें वापस देना चाहिए। बट अगर ये, आपको ध्यान रखना कि यहां पर ये वापस नहीं हो रहा, यानी कि इफ दिस इज ओवर ड्यू, अगर ये ओवर ड्यू हो जाए टू 90 डेज, 90 दिन तक, ठीक है, 90 दिन तक ये ओवर ड्यू हो गया, तो इसे हम एनपीए कहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है, यदि बैंकों के ऋणों की वापसी 90 दिन तक ना हो, तो उसे एनपीए कहा जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई भी ऋण बैंक से लिया गया और उसे 90 दिन तक वापस नहीं किया जा रहा है, तो इट मींस वो क्या हो गया? वो एक एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट को ही हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीजें भी कहते हैं। कई बार हम इसको स्ट्रेस्ड एसेट भी कह सकते हैं, कई बार इसको हम दबाव ग्रसित या ग्रस्त
परिसंपत्तियां भी कहते हैं, है ना, दबावग्रस्त परिसंपत्तियां भी कहते हैं। कई बार तो हम इसको बैड लोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड लोन्स भी कहते हैं। ये सारी चीजें यही हैं कि यदि बैंक के ऋणों की वापसी 90 दिन तक नहीं होती है तो उसे एनपीए कहा जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति लोन लेता है, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो व्यक्ति हो, 90 दिन तक उसको वह लगातार 3 ईएमआई नहीं दे रहा है तो उसे हम एनपीए कहते हैं। बट इन केस ऑफ एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर या कृषि के लिए यहां पर थोड़ा अलग मैकेनिज्म या सिस्टम बनाया गया है। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो कृषि के लिए ये जो सिस्टम है या ये जो समय है वो एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर में या कृषि में इसे 2 फसलों तक रखा जाता है। 2 फसलों तक यानी कि 2 क्रॉप्स। तो 2 क्रॉप सीजन होंगे इसमें, आप है ना, यानी कि रबी की फसल खरीफ की फसल तक किसी ने पैसा लिया और वो रबी की फसल भी बीत गई, खरीफ की फसल भी बीत गई और पैसा वो वापस नहीं कर पाया, तो हम उसको मान लेंगे कि ये एक क्या है, ये एक प्रकार से यहां पर एनपीए हो गया है, ये डूबता हुआ कर्ज है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब हुआ ऐसे स्ट्रेस्ड एसेट या ऐसी परिसंपत्तियां जिसमें सामान्यतः 90 दिनों तक ऋण की वापसी नहीं हो पाती है। अगर ऐसा होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसी एसेट्स या ऐसी परिसंपत्तियों को हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। और एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि के अंदर इसे 2 सालों तक के लिए माना जाता है। ठीक है। अब सवाल यह है कि जब कभी भी ये आप जब ऋण वापस नहीं कर पाओगे तो कैसे इसको ये कैटेगराइज करते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे एनपीए के कैटेगराइजेशंस। एनपीए के वर्गीकरण। ठीक है। तो एनपीए के वर्गीकरण मतलब कैटेगराइजेशन ऑफ एनपीए। एनपीए का वर्गीकरण, एनपीए के कैटेगराइजेशन, एनपीए के वर्गीकरण। कैसे एनपीए को कैटेगराइज कर सकते हैं? हम लोग एनपीए को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मतलब जब तक जैसे एनपीए हो जाएगा तो एनपीए होने के बाद की जो सिचुएशन है उसे हम सब स्टैंडर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सब स्टैंडर्ड। ठीक है। सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड का मतलब हुआ एनपीए जब 12 महीनों तक नहीं वापस आता। ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 90 days to 12 months। ठीक है। जब आपका जो एनपीए है वो 12 महीनों तक वापस नहीं आ रहा है। ठीक है। 90 days to 12 month तक वापस नहीं आ रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा जब 12 महीनों के ऊपर, यानी कि मान लीजिए 12 महीनों तक नहीं आ रहा, ठीक है, 12 महीनों के ऊपर भी नहीं आ रहा है तो फिर आप इसको डाउटफुल एसेट कह सकते हैं। कह सकते हैं कि ये डाउटफुल हो गया। क्या हो गया? डाउटफुल, यानी कि अभी संदेह हो गया इसमें। जब 12 मंथ से अधिक हो जाए, यानी कि अब आपके ऋण की रिकवरी जो है वो 12 महीनों से भी ज्यादा की हो जाए, ठीक है, तब उसे हम लोग कह देंगे कि ये एक डाउटफुल एसेट है। क्या है? ये डाउटफुल एसेट है। फिर यहां पर तीसरा कैटेगरी बनता है कि अब डाउटफुल के बाद क्या होगा? अब होगा लॉस एसेट। लॉस एसेट का मतलब ऐसी परिसंपत्तियां जिसकी रिकवरी संभव नहीं है, यानी कि विच कैन नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है। जिसकी रिकवरी संभव नहीं है, यानी जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती। तो यहां पर एनपीए को क्या करें? करें कि अगर 90 दिन तक नहीं तो 90 दिन के बाद
जो होगा उसको यहां पर समझाया गया है कि 90 दिन के बाद एनपीए को सबसे पहले हम सब स्टैंडर्ड बोलते हैं। दूसरे जब हम 12 महीने से ज्यादा हो जाता है तब उसे डाउटफुल बोलते हैं। और तीसरी बात, जब 12 महीने से भी ज्यादा हो जाएगा तब हम उसे बोलते हैं लॉस एसेट। क्या बोलते हैं भाई? लॉस एसेट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक सवाल आ सकता है, व्हाट आर द कॉजेस, कि ये क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एनपीए होते हैं। कॉजेस ऑफ एनपीए, एनपीए के कारण क्या होंगे, एनपीए के कारण क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एनपीए, एनपीए के क्या कारण हो सकते हैं। तो जब हम एनपीए के कारणों की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एनपीए मतलब कोई भी व्यक्ति पैसा रिकवर नहीं कर पा रहा, मतलब रीपे नहीं कर पा रहा। व्हेन द बोरोवर्स अनेबल टू रीपे या कांट रीपे देयर डेट्स अप टू 90 डेज, 90 दिन तक नहीं दे रहे हैं, तो उसे एनपीए कह रहे हैं। तो एनपीए का पहला एक बड़ा कारण हमेशा बताया जाता है, हालांकि वो ज्यादा बड़ा कारण नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर अनसर्टेनिटी एक बड़ा रीजन हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कृषि अनिश्चितता। अब कृषि अनिश्चितता का मतलब क्या है कि देखो, केवल अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर क्रेडिट पर ही डिपेंड नहीं करती है ना। एग्रीकल्चर को सरवाइव करने के लिए मानसून भी अच्छा चाहिए, और अगर मानसून अच्छा नहीं होगा तो एग्रीकल्चर सरवाइव नहीं करेगा। तो मान लो अच्छा नहीं है, सूखा आ गया, कभी कुछ है कभी कुछ है, 20 तरीके की दिक्कतें आती है, तो बेचारे नहीं कर पाते वो रीपे, है ना। ये हो सकता है। दूसरा यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि डिक्लाइन इन एसेट क्वालिटी। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में गिरावट। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है? परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में गिरावट का मतलब है कि कभी कभी जो एसेट्स हैं, परिसंपत्तियां जो हैं, वो नीचे की तरफ चली जाती। मतलब जैसे सपोज है, अगर 1 करोड़ का मकान बना है, अब उसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा होने के बजाय नीचे चली गई, उसकी वैल्यू आ गई, पता चलता है 1 करोड़ से घटकर 50 लाख, तो फिर तो डूब जाएगा ना। दूसरा, जैसे मान लो कार को लोन दिया था कि कार खरीद लीजिए, कार को लोन दिए 10 लाख, कार 6 महीने तो मतलब उसने 2-3 साल चलाई, और आपको रिकवर करने हैं 6-7 लाख, अब कार बिक रही है 3 लाख 4 लाख की, तो जो 4 लाख का नुकसान होगा वो कैसे आप भरोगे? वो तो भर नहीं पाओगे आप, है ना। तो वो एक बड़ा रीजन हो सकता है, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में भी गिरावट आ जाती है। तीसरा एक बड़ा कारण हो सकता है बैड मैनेजमेंट, है कि नहीं। बैड मैनेजमेंट का मतलब है कमजोर प्रबंधन से। जब कभी भी किसी भी देश, किसी भी बैंक के अंदर मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, तो देयर विल बी हाईली चांसेस, मतलब देयर विल बी हाई चांसेस कि वहां पर फिर करप्शन हो। यहां पर आपको करप्शन देखने को मिल सकता है, भ्रष्टाचार देखने को मिल सकता है। और कमजोर प्रबंधन में रिकवरी रेट भी बहुत कम है। जैसे मान लीजिए आपने लोन दे दिया और आपके पास रिसोर्सेस नहीं है इसे रिकवर करने के, तो भी आपको दिक्कत होगी, आप फिर कैसे रिकवर करोगे? तो वो चीज भी आपको देखकर चलनी है कि कैसे रिकवरी की जा सकती है। एक तो फिर क्या हम ये मान सकते हैं कि स्लो ग्रोथ, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक बड़ा रीजन हो सकता था, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो आप यह मान सकते औद्योगिक औद्योगिक ठीक है, समृद्धि की कमजोर, औद्योगिक समृद्धि की कमजोर दर। ठीक है,
तो यानी कि जितनी तेजी से इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए उतनी तेजी से इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एग्रीकल्चर अनसर्टेनिटी काफी बढ़ती है, डिक्लाइन इन एसेट क्वालिटी काफी नीचे चली जाती है, बैड मैनेजमेंट भी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी काफी कम हो जाती है। तो वहां पर अपन ये कह सकते हैं कि हाई चांसेस हैं कि आपका पैसा डूब जाए या बैंक का पैसा डूब जाता है। ठीक है, अब दो बातें और याद रखेंगे समटाइम्स कि अगर मान लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कमजोर रहेगी, ठीक है, तो यहां पर इनका जो बैलेंस शीट होगा, ठीक है, तो वो बैलेंस शीट भी कैसी हो जाएगी, बैड, है ना, यानी कि खराब बैलेंस शीट हो जाएगी, बैड बैलेंस शीट हो जाएगी, क्योंकि उसमें लिखा रहेगा कि ये पैसा इनका नहीं चुका पाए, उनका नहीं, और उसका प्रभाव बैंक पर पड़ता है। किस पर पड़ेगा, बैंक पर, क्योंकि बैंक का कांट रीपे, अगर हम देखें यहां पर तो क्या होगा, ये लोन चुका नहीं पाएंगे, ऋण भुगतान नहीं कर पाएंगे, ऋण भुगतान नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ ऋण भुगतान इन्होंने नहीं किया तो क्या होगा, तो फिर यहां पर आपको फिर हम देखेंगे कि बैंक्स का भी जो बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट यानी कि उनका भी जो शीट है जिसमें वो हिसाब किताब लिखते हैं, उसको भी नुकसान होगा। तो आप ये देखो, इधर भी बैलेंस शीट खराब हुआ, यहां भी बैलेंस शीट खराब हुआ, है ना, दोनों जगह खराब हुआ, दोनों जगह बैलेंस शीट खराब हुआ। अगर ऐसा होता है तो हम इसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोलते हैं, कभी भी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। हिंदी में इसको कहते हैं दोहरे द्वितुलन पत्र की समस्या। ठीक है, व्हाट इज द दोहरे द्वितुलन पत्र की समस्या या ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम? तो इसका सिंपल सा मतलब याद रख लीजिए कि जब इंडस्ट्री लोन पे नहीं करेगी तो इंडस्ट्री की बैलेंस शीट खराब होगी, और फिर उस लोन रीपे नहीं करने की वजह से बैंक की बैलेंस शीट भी खराब हो जाएगी। और ऐसे में दोनों की जब बैलेंस शीट खराब होती है तो हम बोलते हैं कि ये दोहरे द्वितुलन पत्र की समस्या है। ठीक है, इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम मानेंगे कि ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि मान लीजिए अगर ऐसा होता भी है तो क्या हमारे पास कोई तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग लोन की रिकवरी कर सकते हैं, या फिर हमें ऐसे ही सरवाइव करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे सॉल्यूशंस, उपाय, कि क्या उपाय ऐसे अपनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा सॉल्यूशंस यानी कि उपाय क्या हो सकते हैं एनपीए को रिकवर करने के। देखिए, आप सबको पता है कि भारत के अंदर दो प्रकार के कोर्ट्स होते हैं, सिविल मामलों के और एक क्रिमिनल मामलों के। लोन रीपे नहीं कर पाना एक सिविल मामला है जब तक कि उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं करी गई हो। अब किसी ने लोन लिया, अब उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया, तो एक सिविल मामला है, तो इसे सिविल कोर्ट ले जाया जाएगा। अब सिविल कोर्ट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मामले चल रहे हैं, कईयों के जमीन के विवाद चल रहे हैं, कईयों के फैमिली मैटर्स चल रहे हैं। तो ये देखा गया कि सामान्यतः उन कोर्ट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा वर्कलोड है। अगर वर्कलोड ज्यादा होगा तो वो फिर आपकी समस्याओं को बहुत ज्यादा डिले करेंगे, लेट लतीफ करेंगे। अगर पैसों के मामले में लेट लतीफ होगा तो बैंकों को बहुत नुकसान होगा। तो इसीलिए फिर क्या हुआ कि 1990 यहां पर एक नरसिम्हम कमेटी बनाई गई, नरसिम्हम समिति। तो नरसिम्हम समिति के द्वारा पूछा गया कि सर क्या किया जाए। तो नरसिम्हम कमेटी ने एक जवाब दिया कि हम एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा
कि ये समिति जो थी वो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि बैंकिंग रिफॉर्म को लेकर थी, बैंकिंग सुधार को लेकर ये समिति बनाई गई थी, सुधार को लेकर बनाई गई। अब बैंकिंग सुधार को लेकर जब ये समिति बनाई गई तो क्या कहा गया, दो बातें यहां पर कही गई। पहली बात कही गई कि जो नरसिम्हम कमेटी है उसने 1991 में 1991 में सबसे पहले एक बात रखी। क्या बात रखी कि भैया यानी कि सेपरेट इस्टैब्लिश करिए, यानी कि क्या कहा, इस्टैब्लिश अ सेपरेट ट्रिब्यूनल्स, यानी कि अलग से एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए यहां पर, सो दैट बैंक के डिस्प्यूट या जो मैटर्स है उनको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो एस्टैब्लिश अ सेपरेट ट्रिब्यूनल्स, तो न्यायाधिकरण, इस तरीके की ट्रिब्यूनल्स की एक अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। तो क्या कहा, ट्रिब्यूनल की स्थापना पर बात करी, किस ट्रिब्यूनल बनाएंगे और क्या हो वो, that should be dedicated to banks dispute। तो बैंकों के विवाद निपटान हेतु, ठीक है, यानी उनका काम ये फैमिली मैटर काम नहीं हो, बल्कि बैंकों का ही काम करें वो, बैंकों का कोई विवाद जाए तो वहां पर जाकर वो कहें अपना। ठीक है, 1998 में एक बार ये कमेटी को फिर से बनाया गया था। तो नरसिम्हन, इसे हम 1 कहते हैं और इसे हम 2 कहते हैं, ये चीज ध्यान रखना। 1998 में जब इसे फिर से बनाया गया तो भी एक सलाह दी गई, जो कि बाद में मैं आपको बताऊंगा, अभी इसको कंप्लीट करके फिर इस पर आएंगे। तो नरसिम्हन कमेटी 1 के अंतर्गत क्या कहा गया कि एक ट्रिब्यूनल की स्थापना कीजिए। 1991 में सरकार ने इनकी बात को माना और मानते ही सरकार ने एक नया कानून पास किया। 1993 में सरकार की तरफ से, 1993 की बात है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की स्थापना कर दी गई, यानी कि कर्ज वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो कर्ज वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना कर दी गई। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा कि क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके लिए कानून पास किया गया जिसका नाम है RDBFI एक्ट 1993। ठीक है, 1993 का ये कानून पास किया गया। डीआरटी की बात करें तो डीआरटी क्या करते थे, डीआरटी एक प्रकार से एक ऐसी संस्थाएं थे जो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ कोर्ट, हम ये कह सकते हैं। इट हेल्प्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन बैंक्स एंड इट्स कस्टमर्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि यह बैंकों एवं उनके ग्राहकों के बीच होने वाले विवादों के निपटान हेतु बनाई गई, निपटान हेतु स्थापना की गई। ठीक है, इनके और इनके बीच जो विवाद होंगे उनके निपटान के लिए इसे बनाया गया। ठीक है, अब ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो ये डीआरटी है ये क्या करता है, जैसे डीआरटी में बैंक वाले भी जा सकते हैं और ये लोग जा सकते हैं जो लोग
जो बोरोवर है, जिन्होंने उधार लिया है, वो भी जा सकते हैं। ठीक है, डीआरटी की अपनी एक सेट टाइमलाइन होती है, उस टाइमलाइन के अंदर ये निर्णय लेने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बैंक का आप पैसा नहीं दे रहे, तो बैंक वाले आपको कोर्ट ले जाए, तो कोर्ट वो वाले कोर्ट नहीं, इनका अपना कोर्ट है, इनका अपना डीआरटी है। डीआरटी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल क्या होता है? अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक मतलब, अर्ध न्यायिक मतलब न्यायालय के जैसा काम करता है। ठीक है, अर्ध न्यायिक न्यायालय के जैसा काम करता है, और न्यायालय वाले अधिकार भी इसके पास है। ठीक है, न्यायालय वाले सारे अधिकार इसके पास है। आरडीडीबीएफआई की मतलब जब कभी भी अर्ध न्यायिक की बात करते हैं कि ये संस्थाएं जजेस के द्वारा नहीं चलाई जाती, ये संस्थाएं चलाई जाती हैं उन लोगों के द्वारा जो इसी सेक्टर में माहिर होंगे। ठीक है, इसके लिए जज नहीं होते, वो जो जज वाला सिस्टम वैसा नहीं। यहाँ एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो सबसे ऊपर बैठते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आरडीडीबीएफआई के सेक्शन 3 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट डीआरटी की स्थापना करते हैं। तो इनकी स्थापना कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती इनकी स्थापना। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती इनकी स्थापना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। और जो डीआरटी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब वो ऑफिसर जो पूरी, वो एक तरीके से आप इसका जज समझ लो। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा वो अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट होता है, केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट होता है, ये ध्यान रखना। और उसका जो कार्यकाल होता है, ठीक है, जो भी उसका कार्यकाल होगा, टेन्योर होगा, वो टेन्योर जो होगा 5 इयर्स या फिर 65 इयर्स, 5 साल या फिर 65 साल, दोनों में से 5 साल या 65 की जगह 62, सॉरी, 62 इयर्स, दोनों में जो चीज पहले हो रही है वो आपने ध्यान रखनी है कि 62 इयर्स। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 57 साल में बनता है, तो उसे 5 साल का टाइम मिलेगा, वो 62 साल तक रहेगा। लेकिन कोई 60 साल में बनता है तो फिर उसे 2 ही साल का टाइम मिलेगा, याद रखना। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है डीआरटी से संबंधित। इसका काम क्या है? इसका काम है जो बैंक और इनके बीच के जो केसेस हैं वो यहां पर जाते हैं और ये लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर डीआरटी में आपको अपील करनी है तो अपील के लिए भी यहां पर एक बॉडी है विच इज नोन एज ड्रैट। क्या बोलते हैं उसे हम? ड्रैट। अगर डीआरटी में गए और डीआरटी में आपको लगे कि आपके साथ धोखा हुआ है, बैंक के फेवर में डिसीजन दे दिया, तो कोई भी व्यक्ति डीआरटी से निकलकर अपील कर सकता है ड्रैट में। ड्रैट को हम लोग बोलते हैं डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल, याद रखना। ठीक है, तो ये एक संस्था है जहां पर, हालांकि ये बहुत इफेक्टिव तब बनेगी जब इसको सारा सपोर्ट, कुछ कानून और बनाए जाएंगे। अब डीआरटी का काम है कि कोई भी विवाद होगा तो अब इनका अपना कोर्ट है, ये लोग जाएंगे और यहाँ पर इन्फॉर्म करेंगे कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर यहाँ पर डिसीजन दिए जाएंगे, तो उसको हमने डीआरटी कहा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना सब कुछ क्लियर हो गया हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। ठीक, तो यह पहला तरीका था जिसके माध्यम से यहां पर अपील की जा सकती थी और बैंकें जाकर अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकती थी, कह सकती थी कि साहब हमारा पैसा रिकवर नहीं हो रहा। किसी को दिक्कत हो तो वो डीआरटी में जाए, और डीआरटी से भी दिक्कत हो फिर वो ड्रैट में जाए। ऐसी व्यवस्था यहां पर अपीलीय तंत्र को बनाया गया था। फिर मैंने क्या कहा कि
जब 1991 में यहीं से निकला हमारा 1993 का डीआरटी, है ना। अब आप समझ गए 1993 में जो डीआरटी निकला वो यहीं से निकला, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से ही निकला, यहां से निकला, जो इन्होंने कहा कि एक सेपरेट ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए। फिर 1998 में एक बार और बनाया, क्योंकि ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल वाले इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, देखो जी, जैसे मान लीजिए डीआरटी वाले, जैसे कोई डीआरटी के साथ क्या हुआ ना, वक्त के साथ चीजें खराब होने लगती, ये बहुत ओवरबर्डन हो गए, इनको भी पैसे, मतलब इनका भी टाइम काफी लगने लग गया, तो फिर जो नुकसान है वो बैंकों को देखना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लो, एक आपने कार खरीदी और कार 10 लाख रुपए में खरीद लिया आपने, ठीक है। तो ये 10 लाख रुपए की कार है, इस कार को 6 महीने 8 महीने आप चलाओगे और बैंक ने 10 लाख रुपए आपको फाइनेंस कर दिए, तो आप 1 साल के बाद इसकी ईएमआई नहीं पे कर रहे हो, ठीक है। तो बैंक विल कम टू यू कि भाई मेरा पैसा दो, आपने पैसा नहीं देना। तो आप क्या कोशिश करोगी, चलो चलो डीआरटी, चलो ये ऐसा करके ना, डीआरटी वाले भी 6 महीने लगा दें आपको, 8 महीने लगा दें, 1 साल लग जाए आपको, तो फिर 2 साल हो जाएंगे आप, और वो आपसे वो एसेट, या ऐसा होता कि जैसे ही उनको लगता कि आप लोन नहीं दोगे उनका वापस, वो आपसे कार छीन लेते और कहते चलो हटो, हो गया तुम्हारा काम, ऐसे कहते ना, काम हो जाता, आपको बच जाते आप। लेकिन यहां अलग कहानी हो गई, यहां ऐसा नहीं हुआ, यहां ऐसा नहीं हुआ। वो डीआरटी वाले कार छीन ही नहीं पा रहे, वो खाली केस सुनवाई पे सुनवाई चल रही। तो फिर इन्होंने कहा कि ऐसे तो बहुत सारे लोग चक्कर कटवाते रहेंगे, तो एक काम करो, एक कानून बनाओ सरकार से कहा। तो इन्होंने कहा कि देयर नीड टू लीगल बैकअप, ठीक है, यानी कि कानूनी यहां पर बैकअप चाहिए इनको, ठीक है। कानूनी बैकअप नहीं होगा तो ऐसे करके ये पैसा बहुत सारा डूबता रहेगा बैंकों का। और कानूनी बैकअप कैसे, टू मेक अ न्यू लॉ, एक नया कानून बनेगा, टू मेक अ न्यू लॉ टू स्ट्रेंथन या टू एम्पावर बैंक्स टू रिकवर लोन्स। क्या कह रहे हैं कि नए कानून बनाकर बैंकों की शक्ति का विस्तार करिए। किसका विस्तार करिए, बैंकों की शक्ति का विस्तार। क्या कह रहे हैं कि एक नया कानून बनाओ जिसमें बैंकें बड़ी पावरफुल हो, कि जिसको लोन दिया उससे छीन ले उसका एसेट, उसकी गाड़ी छीन ले, उसका मकान छीन ले। भाई उन्होंने लोन दिया, आप जैसे मान लीजिए आपने लोन लेकर मकान बनाया, आप लोन नहीं चुका तो भाई मकान दो वापस, बात खत्म हो गई, इसमें इतनी वो कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना। तो वो चीज है यहां पर। फिर आते हैं, इस बात से भी हमारी सरकार इंस्पायर हो गई और उन्होंने 2002 में एक सरफेसी एक्ट नाम का कानून बनाया, 2002 में सरफेसी एक्ट, ठीक है। अब ये सरफेसी एक्ट 2002 का कानून बनाया गया। इस बैंक ने हमारी बैंक्स को एम्पावर किया, एम्पावर टू बैंक, यानी कि बैंकों का सशक्तिकरण किया गया, ठीक है, या बैंकों को एम्पावर किया गया, बैंकों को सशक्त किया गया। कैसे किया गया सशक्त, आइए। कहते हैं ये जो इन्होंने कानून बनाया ना, इस कानून ने काफी हद तक बैंकों को एम्पावर किया। इट अलाउस, ये कुछ अलाउ कर रहा था, इट अलाउस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इट अलाउस टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल institutions to auction properties, to auction
प्रॉपर्टीज एंड ऑक्शन प्रॉपर्टीज, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करना है, ठीक है। when borrowers fails to repay loans या repay debts, क्या कह रहे हैं, यह बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को अधिकार देता है कि चाहे घरेलू संपत्तियां हो या वाणिज्यिक संपत्तियां, उनकी ऑक्शनिंग कर सके, यानी कि उनकी कुर्की कर सके, उनकी बिक्री कर सके। अच्छा जी, तो मतलब यह बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को परिसंपत्तियों के कब्जे, है ना, कुर्की या नीलामी इत्यादि का अधिकार देता है। अधिकार समझते हैं, लीगल राइट हो गया। अब आप बैंकों से भाग नहीं सकते, बैंक के आपके प्रॉपर्टीज को छीन ले, अधिकार देता है यदि 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 ग्राहक ऋण भुगतान नहीं करता, तो इन्होंने क्या कहा है कि भैया देखो, नरसिम्हन कमेटी ने ऐसी बात बता दी यहां सरकार को कि ये काम करो, आप बैंकें अपना लोन वसूल लेंगी। अगर बैंकों को आपने ये अधिकार दे दिया कि अगर आपका लोन या पैसा नहीं आ रहा है तो एक काम करो, आप लोगों से एसेट छीनो, आप संपत्ति छीनो, और संपत्ति छीन कर भाई बेच दो। क्या है, बहुत बढ़िया चीज तो है, संपत्ति छीन कर बेच देंगे, पैसा आ जाएगा, है ना। तो ये एक तरीका हो सकता है, यानी कि सरफेसी एक्ट लीगल राइट देता है। सरफेसी एक्ट के अंतर्गत वो आपको नोटिस देंगे और आपने उस पर्टिकुलर 60 दिन के नोटिस में कुछ काम और इग्नोर कर दिया तो फिर हो गया काम। हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना है, इफेक्टिव होगा ये अगेंस्ट ओनली सिक्योर्ड लोन्स, है ना, सुरक्षित ऋणों पर प्रभावी है ये, वहां ये काम करता है। बट इफ यू थिंक, जैसे मान लो सुरक्षित लोन पर प्रभावी का मतलब है, एक एग्जांपल लो, आपने होम लोन लिया, तो होम लोन में आपने 25 लाख का लोन लिया, तो भैया कोलेट्रल क्या है, कुछ कोलेट्रल नहीं, होम ही कोलेट्रल है, ध्यान रखना, ये घर ही कोलेट्रल है। अगर 90 दिन तक पैसा नहीं दिए तो होम लोन वाले क्या करेंगे, आपके होम को अटैच कर लेंगे, आपको पहले तो देंगे नोटिस कि काम करो, आप ना एक काम करो कि भाई आप अपना लोन चुकाओ, आप कहोगे नहीं नहीं हमें नहीं चुकाना, बाद में चुकाएंगे, ऐसे टालम टोल करोगे तो ये घर आ जाएंगे लेने के लिए। अब घर को अटैच कर दिया, बाहर जाइए आप नहीं मानोगे, कहेंगे हमारा घर कैसे, तो पुलिस लाएंगे, दे हैव अथॉरिटी टू टेक द हेल्प फ्रॉम द पुलिस। तो अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद उसको फिर ऑक्शन करेंगे, यानी उसकी नीलामी करेंगे, और फिर अपने 25 लाख, मान लीजिए ये एसेट 30 लाख में बिका,
तो पहले तो अपने 25 लाख और फिर तुम्हारे 5 लाख देंगे। ये है इनकी व्यवस्था। तो इससे तो बहुत सारा लोन बैंकें निकाल लेंगी, जो लोन किसके बेसिस पर दिया गया। अच्छा, सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है जिसमें कोई कोलेट्रल होता है, कोई चीज गिरवी रखी गई होती है, उसको हम बोलते हैं कोलेट्रल। लेकिन कई सारे लोन, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, एग्जांपल के लिए क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड लोन है, क्योंकि उसमें कुछ आप रखते नहीं, आपकी क्रेडिट पर देते हैं। जनरली आपने पर्सनल लोन लिया है ना, या फिर आपने कोई ऐसा लोन लिया है, बिजनेस लोन लिया है, और उन पर कोई भी नो कोलेट्रल, कोई भी कोलेट्रल नहीं है, कुछ गिरवी नहीं है, तो भैया हो गया ना ये अनसिक्योर्ड लोन। क्या हो गया? असुरक्षित लोन हो गया। ये चीज ध्यान रखना। और सरफेसी एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन द सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन पर वो इफेक्टिवली काम करता है, अनसिक्योर्ड लोन पर इफेक्टिवली काम नहीं करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कोई कमेंट है? ओके, कोई दिक्कत? ओके, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो प्लीज लेट मी नो दिस, जरूर मुझे बताएं कि हाँ जी कोई तकलीफ नहीं है, ऑल सेट, ऑल गुड है। चलिए, देख लिया मैंने। ओके, तो यहां पर हम समझ गए कि भाई इस तरीके से। अब जरा एक बात सोचो, हम समझ गए कि सरफेसी एक्ट से छीना जा सकता है। देखो, पहले तो कोर्ट भी जा सकते हो आप, डीआरटी के थ्रू कोर्ट से मामला सेटल हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोर्ट से मामला सेटल नहीं करना है तो बैंक के आपका सरफेसी एक्ट लगा के आपका गेम बजा देंगी और आप निपट जाओगे। ये चीज ध्यान रखो। जरा देखो इधर, लेकिन बैंक की एक अपनी मजबूरी है। बैंक के अगर मैं ऑपरेशंस देखूं, यानी कि बैंकों के क्रियाकलाप देखिए क्या है, तो यूजली ये लोग ऑफिशियल वर्क करते हैं, उसमें ही तो ये माहिर हैं। दे आर गुड इन ऑफिशियल वर्क, है ना। फील्ड वर्क इनका ना के बराबर है। दूसरा, यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा, रिकवरी जो है वो एक प्रकार का फील्ड वर्क है। ठीक है, फील्ड वर्क है। अब जरा सोच कर देखो, अगर ये ऑफिशियल वर्क करते हैं, कैशियर ऑफिस में बैठता है, मैनेजर ऑफिस में बैठते हैं, वहां लोग जाते हैं, वहां लोन लेते हैं, गुड एट दिस, ये लोग क्या है? गुड एट वर्क, ये काम में अच्छे हैं, बट नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस है। अगर मैं देखूं तो क्या कहोगे, क्या इनकी ट्रेनिंग है जाकर बाजार से पैसा रिकवरी करने की? ना ना, इनकी ट्रेनिंग, और इनको मारेंगे भी लोग बहुत, क्योंकि ये बेचारे सीधे साधे बैंक में कर्मचारी होते हैं, ज्यादा अंग्रेजी पढ़ेंगे इनको वहीं तोड़ देंगे लोग, मारेंगे। तो फिर क्या होगा, कैसे होगा? तो आपको ध्यान रखना है ऑपरेशंस में, यानी कि ये तो कर लेंगे, लेकिन मैंने क्या कहा, सरफेसी एक्ट जो है वो रिकवरी से संबंधित है। किससे रिलेटेड है? सरफेसी एक्ट का काम है रिकवरी। अब रिकवरी करने जाएगा कौन? इमेजिन करके देखिए, बैंक का कर्मचारी किसी के दरवाजे पहुंचता है, कहता पैसा दो, पैसा वो कह रहा है नहीं, कह रहा है नहीं तो गाड़ी दो, गाड़ी हमारी वापस करो। क्या लगता है, दे देगा कि अच्छा अच्छा गाड़ी चाहिए, ये लीजिए चाबी अंदर रखिए, ले लीजिए, आप जाइए गाड़ी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। डू यू थिंक सो? ऐसा हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में जब ऐसा हो नहीं सकता तो फिर क्या होगा? तो सरफेसी एक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक तरीका निकाला गया। क्या निकाला गया? इन्होंने कहा कि इसी सरफेसी एक्ट में कुछ प्रोविजन किए गए। सरफेसी एक्ट 2002 में क्या प्रोविजन किए गए? कहा कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ARCs बोलते हैं उनको, हम क्या बोलते हैं? ARCs। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की स्थापना
की जाएगी। ARCs के सेटअप की बात करता है। क्या कहता है? सेटअप ARCs। तो ARCs की स्थापना की बात करता है। अच्छा, क्या करेंगे ये? बैंकों के या ARCs will recover assets from customers on behalf of banks। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि बैंकों के बदले ARCs ग्राहकों से ऋण की वसूली करते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने वसूली भाई रखे। ध्यान रखना, इनके पास क्या है? वसूली भाई है इनके पास। और ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती हैं, जरा देखो। जैसे ये बैंक है, ये ARCs हैं। ARC वाले NPA सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। यानी कि जितना भी पैसा रिकवर करना है ARC वाले ले लेते हैं कि अच्छा इतना रिकवर करना है। फिर ARC पब्लिक या कस्टमर के पास जाते हैं एज एन एजेंट ऑफ बैंक्स। बैंकों के एजेंट के तौर पर, बैंकों के एजेंट के बनकर, और फिर लोन की वसूली करते हैं, रिकवरी करते हैं। और जब रिकवरी कर कर लाते हैं तो अपनी फीस या जो भी शेयर है अपना रख लेते हैं, और बाकी पैसा बैंकों को वापस कर देते हैं। तो ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, ध्यान रखना। और इन ARCs को रेगुलेट किया जाता है बाई RBI के द्वारा इन्हें विनियमित करने का काम किया जाता है। RBI का काम है कि इन्हें रेगुलेट करे, इन्हें चलाए। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल टू रिकवर द लोन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर एग्रीमेंट विच वाज मेड विद द बैंक्स। बैंकों के साथ बनाया गया है इस तरीके की चीज को। ठीक है, इफेक्टिवली कई बार ऐसा देखा गया है कि इस तरीके की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बहुत आपने देखा होगा, कई एजेंट्स आते हैं एजेंट्स आते हैं आपके घरों में रिकवरी के लिए। तो वो एजेंट्स जो होते हैं बहुत उल्टा पुल्टा बात करने लगते हैं, धमकाते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं। तो ये जो धमकाते हैं, उल्टी पुल्टी जो आपसे बात करते हैं, तो ये लोग बैंक के कर्मचारी नहीं होते, ये होते हैं पैसों को वसूलने वाले लोग। ठीक है, ये कौन होते हैं? पैसों को वसूलने वाले लोग होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। रिकवरी करने वाले लोग होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बैंक अपना पैसा और बैंकें अपनी जो रिकवरी की जिम्मेदारी है वो इनको दे देती है। वो इसलिए देती है कि बैंकें फिर फोकसली अपना काम लोन देने और इन सब चीजों में कर पाएंगी, अदरवाइज बैंकों के लिए मुश्किल हो जाएगा ये सब काम करना, है ना। हाँ ठीक। अच्छा, इसी के कॉन्सेप्ट पर इवॉल्व होकर सरकार ने 2 साल पहले 2 बैड बैंक की स्थापना करी। अगर आपसे पूछें बैड बैंक्स क्या हैं, तो बैड बैंक्स बनाई गई भारत के अंदर, बैड बैंक्स। ठीक है, बैड बैंक्स
तो बैड बैंक एक प्रकार की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, ठीक है, यानी कि इन्हें भी हम ARCs ही कहते हैं। पहली चीज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, ठीक है। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज अगर हैं तो क्या करती हैं? तो बैड बैंक्स प्राइमरली परचेजेस परचेज एनपीए फ्रॉम बैंक्स, ठीक है, बैंकों से खरीद करते हैं एंड रिकवर इट। तो हम ये कह सकते हैं कि बैड बैंक बैंकों से एनपीए की खरीद करते हैं और इनकी वसूली करते हैं, ठीक है। तो बैड बैंक बैंकों से एनपीए की खरीद करते हैं और इनकी वसूली करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हाउ इट लुक्स लाइक, इंडिया में दो बैड बैंक्स खोली गई। एक का नाम है NARCL, ठीक है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ठीक है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड। सेकंड है IDRCL, इंडिया या इंडियन डेट रिकवरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये देयर आर टू NARCL और IDRCL नाम की दो संस्थाएं भारत में ओपन करी गई, जिनको हमने IDRCL इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी, और दूसरा आया NARC का मतलब है कंपनी, ठीक है, और दूसरा आया इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान दो, दो खोली थी सरकार ने और इनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी गारंटी भी दी गई थी 30,600 करोड़ की। कैसे यूज होगी अभी मैं सब कुछ आपको बताता हूं, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब सरकार ने दो NARCL और IDRCL नाम की ये दो संस्थाएं खोली और इनका काम था कि जितना भी पैसा डूब रहा है, जितना क्या शुरुआत में तो 2 लाख करोड़ का था, कि जो पैसा डूब रहा है इससे रिकवर करना, ठीक है। आइए कैसे करेंगे रिकवर। पहली चीज NAR, फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, प्रथम चरण क्या है? NARCL, एक काम करता हूं मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। एंड ये इसलिए दिखा रहा हूं सो दैट यू कैन इजिली मेक दिस चार्ट एंड गो थ्रू विद दिस। यस, हम्म आ जाओ, देखो भाई क्या इन्होंने बना रखा उसको देखिए पहले।
देखो जी, इन्होंने क्या कहा, ये है बैंक, और बैंकों में बहुत सारा जो हरा वाला पैसा, ये तो गुड एसेट है, यानी कि ये रिकवर हो जाएगा। ये लाल वाला वो पैसा है जो बैड एसेट है, जिसको बैड लोन कहते हैं, ये रिकवर नहीं हो रहा। तो रिकवर नहीं हो रहा, तो बैंक गई फिर NARCL नाम की एक बैड बैंक के पास। उससे क्या कहती है कि हमारा पैसा रिकवर कर दो। तो बैड बैंक क्या करेगा, ये NPA को खरीद लेगा कि ठीक है, कितना है, इन्होंने कहा 100 करोड़। तो उन्होंने कहा 100 करोड़ तो है, ठीक है, बट हम आपका पैसा 100 करोड़ तो नहीं, 70 करोड़ रुपए रिकवर करके देंगे। कितना देंगे, 70 करोड़ रुपीस हम आपको रिकवर करके देंगे। अगर ओके बोलते हो तो बताओ। तो बैंक सोचेगी कि चलो ठीक है, 100 का 100 डूब जाए, इससे अच्छा 70 ही मिल जाए, चलो ठीक। तो इन्होंने ओके कर दिया। तो NARCL क्या करेगा, 70 करोड़ रुपए में इनको बोल देगा कि ठीक है, ये मुझे दे दो, अब हम रिकवर कर लेंगे। लेकिन ये चीज बोलते ही बैंक को NARCL 15% अमाउंट कैश में दे देगा। ये लो, 70 का 15% अमाउंट, यानी 10 करोड़ 50 लाख, ठीक है, ये इनको दे देगा, कैश ही दे देगा कि ये लो एडवांस में। बाकी रह गए 85%। बाकी के 85% की इनको दे देगा एक रसीद, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी रिसीट। क्या दे देगा, रसीद दे देगा एक, ठीक है, सिक्योरिटी रिसीट। फिर से सुनिए, बैंकों का जो भी पैसा डूब रहा है, बैंक रिकवर नहीं कर पा रही, तो बैंक के जाती NARCL के पास। NARCL से कहती कि जी हमें हमारा पैसा रिकवर कर दो। बोले कितना डूब रहा है, बोले 100 करोड़। तो NARCL बोलता है 100 तो नहीं रिकवर होगा, 70 रिकवर हो जाएगा। तो 70 रिकवर हो गया, दोनों एग्री करते हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, एग्री करते हैं। उसका 15% NARCL ने तुरंत निकाल के दे दिया। 15% देना है, जितना भी रिकवर करना उसका 15%। तो 10 करोड़ 50 लाख दे दिया, बाकी का बचा 85%। वो अभी जब बिकेगा तब NARCL वो सारा एसेट ले आएगा रिकवर करके, जिनके जिनके पास है गाड़ी मकान सब ले इकट्ठा कर लेंगे, और फिर वो दे देगा IDRCL को। IDRCL का काम है उसके लिए बेस्ट बायर ढूंढना। गाड़ियां होंगी, मकान होंगे, बिल्डिंग होंगी, मतलब वो ढूंढ कर लाएगा। और जैसे ही वो ढूंढ कर लाता है, तो बायर उस एसेट को बेचता है, यानी कि बेच देगा, और वो फिर उसको बेच दिया जाएगा। और बेच देने के बाद इसका मतलब NARCL का काम है रिकवरी का, और IDRCL का काम है किसी चीज को सेल करने। जो भी अमाउंट मिलेगा, उस अमाउंट में से, रेड कलर को देखिए, 85% तो पहले से ही बचा था, वो इनको चला जाएगा जो इनका बचा हुआ है, और बाकी का अमाउंट रख लेंगे ये दोनों। मान लीजिए इन लोगों ने 80 करोड़ में बेचा, तो सो दैट जो 10 करोड़ फायदा हुआ वो ये लोग रख लेंगे। बात आई समझ में? तो NARCL क्या करेगा, विल परचेज द एसेट, विल बाई द एसेट फ्रॉम द बैंक। मैं यही लिख देता हूं, आप पॉइंट पॉइंट बनाकर लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, क्या पॉइंट है पहला, NARCL will buy NPA from commercial bank at mutually agreed price। हिंदी वाले लिखें, NARCL द्वारा बैंकों से NPA की खरीद सहमति मूल्य पर की जाएगी। NARCL रिकवरी करेगा। NARCL एडवांस में
15% अमाउंट देगा और बाकी 85% की सुरक्षा रसीद देगा। ठीक है। सेकंड, इधर आ जाइए। NARCL IDRCL को रिकवरी किया गया एसेट देगा। IDRCL उसकी बेहतर मूल्यों पर बिक्री का प्रयास करेगा 85% अमाउंट बैंक को दे दिया जाएगा ठीक है। 85% अमाउंट बैंक को दे दिया जाएगा। ठीक है, 50% यहां मिल गया, 85% यहां मिल गया। और यह भी ध्यान रखना, कई बार तय मूल्य से कम विक्रय होने पर सुरक्षा गारंटी से बैंक को पैसे दिए जाएंगे। मान लीजिए बात हुई थी कि 70 करोड़ वसूलेंगे, तो जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो कितना है बताओ? तो जो सिक्योरिटी गारंटी है वो 30,600 करोड़ की थी, याद है? और बात हुई थी कि 70 करोड़ में बेचेंगे, लेकिन ये 60 में ही बेच पाए, तो बाकी के 10 करोड़ रुपए यहां से आएंगे 30,600 करोड़ वाले से। ठीक है। तो होपफुली दीज आर द थिंग्स जिनके माध्यम से पैसों को रिकवर किया जाता है, जिनके माध्यम से कोशिश की जाती है कि जो एसेट है उसकी बिक्री की जाए प्रॉपर तरीके से। ठीक है। होपफुली आप सभी लोगों ने इस चैप्टर को, लेक्चर को ठीक से समझ लिया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ऑल इज गुड, सब बढ़िया है, मुझे बता दीजिए सब अच्छा चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, डन, ऑल गुड, यस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल हम इससे लेंगे इसके आगे एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी वाला जो पार्ट है वो हम देख लेंगे, और फिर उसके बाद हम इन्फ्लेशन के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी दरमियान। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू टुमारो। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।